वेलकम टू बांका ओनियन। आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज हम आप लोग को फिर से केमिस्ट्री क्लास 12 की एक रासायनिक बलगतिकी पहला पार्ट इस बांका ओनियन में आ चुका है। आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे से आप क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आइए अब इसमें देखते हैं रासायनिक बलगतिकी पार्ट 2 में एक एक करके जानते हैं। और ये एक चीज याद रखिएगा, हम जितना चीज बताते हैं आप लोग कॉपी कलम निकाल के जरूर से जरूर लिखिएगा। और जो जो टॉपिक हम बताते हैं आप उसको देखिएगा कि बाद में जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सारे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक है पहला है वेग व्यंजक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वेग समीकरण भी कहते हैं। और सिर्फ छोटी छोटी बात नहीं, बड़ी बड़ी भी बात आएगा, लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है। तो सबसे पहले वेग व्यंजक समझते हैं। तो अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण क्या कहलाता है? एक वेग व्यंजक कहलाता है। और यहाँ पे हम एक वेग व्यंजक को दर्शाए भी हैं, जैसे कि आर का मतलब हो गया रेट यानी वेग, और इसको हम लोग कहीं कहीं वेग भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसको जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये के है, के को कहते हैं दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक, चाल स्थिरांक, गति स्थिरांक। बहुत सारा नाम होता है केमिस्ट्री के अंदर में। इसके अलावा यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर में m2। एक ये क्या हो गया, ये पूरा जो है ये कहलाया आपका दर व्यंजक या वेग व्यंजक। अब इसी के क्रम में एक डेफिनेशन जो कि खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बताते हैं हमेशा वीडियो के अंदर में गर्दा गर्दा इंपॉर्टेंट, खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट। ये आपका खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया का क्रम, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होता है? दर समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातांक के कुल योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जितना डेफिनेशन है एकदम 4 बार 5 बार अगर आप बोलिएगा तो आपको दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। और एक बार दिमाग में जो फिट हो जाता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। क्या दिमाग में रखना है? दर समीकरण या वेग व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता के घात के कुल योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घात के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी एग्जांपल पे हम समझते हैं कि वेग बराबर ये दिया हुआ रहेगा, ये जान लीजिए, ये आपका दिया हुआ रहेगा। जब तक नहीं दिया होगा आप नहीं निकाल पाइएगा। तो ये दर व्यंजक आपका दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे इस दर व्यंजक में ये यहाँ पे है m और n, इसका पावर है। इसको क्या कहते हैं? देखिए सांद्रता है ना लिखा हुआ, सांद्रता का घात क्या है? m, और इस सांद्रता का घात क्या है? n। सांद्रता के घात के कुल योग को, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? देखिए तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा, पावर को जोड़ देना तो m प्लस n। क्या आप समझ पाए हैं इस चीज को? अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर समझ गए हैं तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम आपको देंगे। और भी इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और भी चीज बताएंगे। आइए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देते ये टॉपिक परीक्षा में पूछा गया है, द्रव्यमान क्रिया का नियम। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। देखिए मैं स्पेशली ये जो क्वेश्चन बना रहा हूँ, जितना भी ये कंटेंट बन रहा है बिहार बोर्ड के ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। पूरे बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए। विद्यार्थी इसको लगातार देखें। और बांका ओनियन में बहुत सारे वीडियो मैथमेटिक्स का, संस्कृत का और भी तरह तरह का वीडियो आ चुका है। आप लोग जरूर से जरूर, सबसे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ही लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। एक वीडियो के बाद फिर आप उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता का दूसरा नाम सक्रिय मात्रा भी होता है, ये ध्यान रखना है। एक ही टर्म का अलग अलग नाम हिंदी में होता है केमिस्ट्री के अंदर में, ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सक्रिय मात्रा के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। कैसे इसको समझते हैं? अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं ए प्लस, ये सब देखिए ये सब कहलाता है इसका मॉलिक्यूल्स या स्टोकियोमेट्रिक गुणक। मेरा पिछला वीडियो में ये सब चीज बताया गया है, मैंने बताया हूं। अब उसके बाद अगर हम यहाँ ले लेते हैं बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी और प्लस डी। ठीक है, ये सब ये दोनों क्या कहलाता है हम बताए हैं? अभिकारक। और इधर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है उत्पाद। ये सब बताए हुए। अब यहाँ पे लिखना है तो इसको क्या लिखना है? इस द्रव्यमान क्रिया का नियम। तो यहाँ पे दर क्या हो जाएगा? यानी रेट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी सक्रिय मात्रा कौन होता है? जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है, तो ये अभिकारक ही भाग लेता है। तो हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और पावर में ये गुणक हो जाएगा। तो पावर में क्या हो जाएगा? ए इंटू
कंसंट्रेशन ऑफ बी और पावर में क्या हो जाएगा बी। तो ये क्या कहलाया, ये द्रव्यमान क्रिया का नियम से ये हो पाया। तो ये सब चीज भी आप लोग लिख लिख करके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कोई भी साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें आप क्या करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा बार आप लिखेंगे उतना बेहतर बनते हुए चले जाएंगे। तो कंटिन्यू आप लिखेंगे, परिभाषा को रटेंगे नहीं, समझेंगे, उसके बाद जब आप याद करेंगे तो आपका याद होते चला जाएगा। आइए दूसरा चीज, सक्रिय मात्रा या सांद्रता क्या होता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा, यानी किसी पदार्थ की मात्रा प्रति इकाई आयतन को सांद्रता या सक्रिय मात्रा कहते हैं। और इसका मात्रक हम बताए हुए थे, मात्रक इसका क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ये भी ध्यान रखना है, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो जितना भी मात्रक जो निकलता है उसके सूत्र से निकलता है। तो सांद्रता बराबर होता है मोल बटे आयतन। क्या होता है, सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल बटे आयतन। फिर से मैं बोल रहा हूं, सांद्रता बराबर होता है मोल बटे आयतन। मोल का मात्रक मोल ही होता है और आयतन का मात्रक लीटर होता है। तो मोल प्रति लीटर सांद्रता का मात्रक हो गया। आइए हम आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। अब है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में आया हुआ है। हम फिर बोल रहा हूं कि सब सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं। पिछला वीडियो आप लोग एक बार फिर से जाके देखिए, उसके बाद आप इससे रिलेट कर पाइएगा कि कैसे किस चीज को कैसे करना है। तो एक रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राथमिक अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में एलिमेंट्री रिएक्शन और जटिल अभिक्रिया को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि वैसी अभिक्रिया जो केवल एक चरण में, एक स्टेप में हो जाता है, उसे हम लोग प्राथमिक अभिक्रिया करते हैं। और जटिल अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जो कई चरणों में, कई स्टेप में होता है, कहीं स्लो होगा, कहीं फास्ट होगा। और ज्यादातर जो दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है आपका स्लो स्टेप। स्लो वाला जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। वैसे अभिक्रिया जो केवल एक चरण, एक स्टेप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब कई चरणों में हो जाता है अभिक्रिया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा, कॉपी कलम निकाल के फिर से बोलता हूं, केमिस्ट्री इज मिस्ट्री हम बनाएंगे तभी हिस्ट्री जब आप लिखेंगे, बैठेंगे और समझेंगे। और जो जो चीज नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके उस बात को पूछेंगे। केमिस्ट्री आसान है, बस देना पड़ता थोड़ा ध्यान है। आइए आगे बढ़ाते हैं फिर इसी क्रम में। अब है जो आज का सबसे ज्यादा, आज की वीडियो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेग स्थिरांक। ये कितना बार पूछता है, बहुत विद्यार्थी इसको बना नहीं पाते हैं। तो एकदम मेरे साथ हंसते मुस्कुराते इस चीज को सीखना है। तो वेग स्थिरांक का डेफिनेशन क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, जहां पे हम बोलेंगे लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और जहां समझने की जरूरत है वहां पे समझ भी लीजिएगा। क्या बोल रहा है, दर स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक वह समानुपातिक स्थिरांक है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर और अभिकारक सांद्रता के बीच रिलेशन बताता है। क्या बताता है, एक संबंध बताता है। केमिस्ट्री में संबंध का बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग जानते होंगे मामा का संबंध, मौसा का संबंध, मम्मी का संबंध, अरे बहुत तरह का, चाचा चाची, भाई बहन, बहुत तरह का संबंध होता है। केमिस्ट्री में पूरा रिलेशन ही है। जितना ज्यादा रिलेशन जोड़ने आएगा ना, केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा, इतना इजी लगेगा कि आपको मन लग जाएगा। और जब केमिस्ट्री जब पढ़ने लगेगा कि केमिस्ट्री इतना आसान है। कभी आप सोचे थे कि केमिस्ट्री इतना आसान है? तो हर एक चीज प्रैक्टिकली जुड़ा हुआ है। तो क्या है, दर स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक वह समानुपातिक स्थिरांक है जो अभिकारक की सांद्रता और साथ ही साथ दर के बीच में क्या रिलेशन बताता है। वही चीज यहाँ पे आप इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किससे डिनोट करते हो वो भी जानना है। तो इसे के से सूचित किया जाता है। जहां पे वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या गति स्थिरांक बात हो उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से सूचित करते हैं। तो कहीं भी इस तरह का आएगा समानुपाती स्थिरांक तो उसको हम लोग के से सूचित करते हैं। अब वेग स्थिरांक की क्या है, इकाइयां हैं। अब वेग स्थिरांक की इकाई से पहले हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि वेग और इसके बीच में एक रिलेशन है, जो अभी बोले ना कि के क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक। इसका नाम क्या दिया गया है, वेग स्थिरांक। और यानी दर स्थिरांक का जो सूत्र होगा वेग, और बट्टी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में n। अब इससे एक क्वेश्चन क्या क्या आता है अभी उसका हम बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है, अभिक्रिया का अलग अलग नाम होता है, जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया, nth कोटि अभिक्रिया। अलग अलग अभिक्रिया आता है, उसका क्या मान, मात्रक निकालने आता है। क्या आता है, मात्रक। और लिखने भी आता है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। वो क्या आता है, सबसे पहले हम लोग शून्य कोटि की बात करते हैं। कौन सा, शून्य कोटि।
ठीक है, शून्य कोटि। तो सबसे पहले शून्य कोटि के दर स्थिरांक, ठीक है, दर स्थिरांक यहाँ पे ले रहे हैं सारा चीज दर स्थिरांक, एक बार हम लिख देंगे फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दर स्थिरांक को हम लोग गति स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गति स्थिरांक भी कहते हैं। इसका नाम वेग स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक भी कहते हैं। समझिएगा, एकदम समझिए ना, समझिएगा। का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक लिख रहे हैं। एक बार हम इतना लंबा लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे हम। एक बार लिख दिए शून्य कोटि विक्रिया, तो शून्य कोटि की दर स्थिरांक का मात्रक बताएंगे, फिर प्रथम बताएंगे, फिर द्वितीय बताएंगे। तीनों खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। हम बोल देते हैं खतरनाक तो मान लीजिए, आप मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन तब समझ में आ जाएगा, अरे सर सही में सच बोलते थे। तो सच नहीं, ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री इतना आसान कर देंगे आपके लिए। बार बार आप मेरे वीडियो को देखिएगा, हमारे जितना बांका यूनियन में आप देखने का प्रयास कीजिएगा, लगेगा हर एक वीडियो आपको वो मिल पा रहा है। तो लगातार जुड़े रहना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सूत्र वहां पे देख सकते हैं कि वेग स्थिरांक का क्या सूत्र होता है। तो वेग स्थिरांक बराबर होता है आपका, यहाँ पे हो जाता है क्या, आपका हो जाएगा वेग और बटे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर और पावर में एन। ठीक है, अब जैसे ही हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अब ऊपर में लिखा हुआ है एक बार, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं शून्य कोटि। तो शून्य कोटि के दर स्थिरांक का मात्रा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा वेग, वेग का मात्रा, या एक बार लिख लेते हैं इस तरह से, वेग और बटे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर। और जिस कोटि का, एन का मतलब है अभिक्रिया की कोटि, एक बार फिर से, एन का मतलब अभिक्रिया की कोटि। और किसी का भी मात्रा निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सूत्र देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य कोटि का मतलब पावर में जीरो, क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या हो जाएगा, जीरो। अगर बोलेगा प्रथम कोटि तो पावर में क्या हो जाएगा, एक। अगर बोलेगा द्वितीय कोटि, पावर में कितना हो जाएगा, आप लोग बोलिए, द्वितीय कोटि में पावर हो जाएगा दो। अगर बोलेगा तृतीय कोटि, पावर कितना हो जाएगा, तीन। और ये तृतीय कोटि बहुत कम ही पूछेगा, क्योंकि ये डिग्री लेवल का होता है, आगे उच्च क्लास के लिए होता है। साथ ही साथ अगर बोलेगा nth कोटि, तो nth कोटि के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक हम बता चुके हैं पहले वीडियो में। वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। और साथ ही सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और पावर में क्या है, जीरो। अब जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते याद रखिएगा, किसी पे पावर जीरो, हम बताए थे ना, किसी पे पावर जीरो उसका मान वन हो जाता है। तो ये तो हमारा वन हो गया, तो मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शून्य कोटि के दर स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोटि दर स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोटि दर स्थिरांक का मात्रक याद कीजिए मेरे साथ, मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक का मात्रक और साथ ही साथ उसका दर का मात्रक समान होता है, तो वो है शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सा, शून्य कोटि अभिक्रिया। दूसरा हम यहाँ बताते हैं प्रथम, यहाँ पे बताते हैं प्रथम। तो प्रथम का इसी तरह करना है, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर पर सेकेंड, और नीचे में हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और पावर में कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे मोल प्रति लीटर जो है वो कट जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो दो मात्रक हम आपको बताए, पहला मात्रक शून्य कोटि के दर स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए, देर क्यों कर रहे हैं, खाली देखिए मत, उसको लिखिए। दूसरा है आपका प्रथम कोटि का पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, जितना भी होगा समय का मात्रक, वो हो जाएगा समय इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्या मतलब, समय इनवर्स। सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का। तो सेकेंड इनवर्स का मतलब समय माइनस वन भी दिया रहेगा पावर में, इस तरह। तो वो भी समझिएगा, ये नहीं कि सिर्फ समय माइनस दे दिया और आप सोच रहे हैं ये तो सर बताए ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब समय इनवर्स भी है, मिनट इनवर्स भी है, आवर इनवर्स ही है। तो ये समझना होगा, केमिस्ट्री का मतलब ही होता है आपको कुछ में कुछ मिस्ट्री है, और उस मिस्ट्री को ही हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री करते हैं। तब ये आपके लिए एक होमवर्क मैं दे देता हूं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के दर इस तरह का मात्रक आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम हो गया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका मात्रक क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और सबसे जो परीक्षा में कितने ही बार पूछा गया है, और ये 2 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स के अंदर में भी ये पूछा गया है। और आज के लिए जैसे जिस तरह से दर स्थिरांक का मात्रक इंपॉर्टेंट था, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया कोटि में अंतर। इसके पहले आपको जानना होगा अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, तो इसको डेफिनेशन में हम बता देते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। याद कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब अंतर है, ये अंतर आप कितना ही बार ये आप रिपीट करके देखिएगा, इसको लिखिएगा 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, क्योंकि जब आप नहीं लिखते हैं ना तो आप लिख नहीं पाते। एक बहुत सारे विद्यार्थी का हम देखते हैं, जब हम टेस्ट लेते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उसको देख नहीं पाते, अंतर लिख नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखे और अटक जाते हैं। तो अटकना नहीं है, कहते हैं अटकना नहीं है, सट जाना उसके अंदर में, लिख करके देखना, नहीं लिख पा रहे फिर देखिए, फिर नहीं लिख पा रहे फिर लिखिए। 3 बार 4 बार गांधी जी ने कहा था कि किसी भी चीज को 11 बार आपको लिखते हैं तो आपके वो दिमाग में छप जाता है, 11 बार ही सिर्फ। तो 11 बार आपको करने की जरूरत नहीं, 2-3 बार में ही हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि और अनुरूपता में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन में वही है, दर समीकरण प्रतिकार्य के सांद्रता के घात के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और आणविकता में क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण में यहीं ऊपर में लिखा हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। दूसरा जो है अंतर, वो है अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। वही चीज लिखा हुआ, आणविकता कभी शून्य नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अभिक्रिया कोटि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। आपका आणविकता कभी भी नहीं हो सकती है पूर्णांक में होता है। वही लिखा हुआ, आणविकता हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। तीसरा अंतर जो बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है वो है कि ये प्रैक्टिकल मान है, प्रायोगिक। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। कैसा मान है, प्रायोगिक में प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली निकालते हैं। आणविकता एक सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल वैल्यू है, सैद्धांतिक मान है, तो यहाँ पे है। उसके बाद अगर ये याद नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ये अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्राथमिक अभिक्रिया में भी और जटिल अभिक्रिया दोनों में काम करती है। लेकिन आपका जो है अभिक्रिया की आणविकता सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया पे ही लागू होती है। इस चीज को ध्यान रखना है, और सिर्फ ये ध्यान ही नहीं रखना है, लिखना है। जितना ज्यादा बार आप लिखेंगे उतना आप बेहतर से बेहतरीन बनते चले जाएंगे। और ये कहते कहते हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा पार्ट 3 भी आने वाला है। तो आप कंटिन्यू बांका यूनियन से जुड़े रहें, और जितने भी आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का, उनको जरूर से जरूर उनको सब्सक्राइब करने बोलें। और जाते तो हमेशा यही कहते हैं, एक बार ठान कुछ करने का नहीं, रुक जाने का, लगातार जुड़े रहें। जय हिंद।